नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में पेपरलेस यानी डिजिटल बजट पेश किया। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदमों का ऐलान भी किया। बजट 2022 में डिजिटल बैंकिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना की जाएगी। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी स्थापित की जाएंगी। जाहिर तौर पर डिजिटल इंडिया के जरिए एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा बैंकिंग सेक्टर में। मेरे साथ दिनेश त्यागी जी जुड़े हुए हैं जो एमडी हैं CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से। आपका स्वागत है। उन्नत पी पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो प्रोफेसर हैं बौद्धिक संपदा प्रबंधन केंद्र JNU से। उन्नत जी आपका भी स्वागत है। और हम बात करेंगे अरविंद गुप्ता जी से जो प्रमुख हैं और सह संस्थापक हैं डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के। आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं अरविंद जी आपसे ही करता हूं। अरविंद जी, इस बजट को सही मानों में हम डिजिटल इंडिया का बजट कह सकते हैं क्योंकि हमने देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जिस तरह से पेपरलेस बजट पेश किया है, आप इसको कैसे देखते हैं, खास तौर से जब अमृतकाल का इस समय दौर चल रहा है, ऐसे में डिजिटल इंडिया की बात आपको कितनी प्रासंगिक लग रही है? देखिए, आपका सवाल इस ऐसे समय में है जब जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है जी एक फॉर्मल तौर से करीब 7 साल पूरे हो चुके हैं। 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। बट जो डिजिटाइजेशन का विजन था वो 1 जुलाई 2014 से ही चालू हो गया था, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की प्राइम मिनिस्टरशिप संभाली थी। और उस समय में और आज में 8 साल के अंदर आज भारत के अंदर करीब 83 करोड़ लोग इंटरनेट स्मार्टफोन्स के द्वारा इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। और एक नया भारत है जी जिसमें जो शुरू में जरूरत थी डिजिटल इंडिया को वॉज उसमें कनेक्टिविटी की, लो कॉस्ट इंटरनेट की, एक्सेस की, प्लेटफॉर्म्स की, टेक्नोलॉजी की, वो जरूरत थी। वो जरूरत अभी भी पूरी हो रही है, लेकिन उस जरूरत के साथ साथ आज हमारी जरूरत बढ़ जा रही है कि जो डिजिटल एक तरह से सड़कें बनाई थी, उस पर ड्राइवर्स पैदा किए थे जो जी मोबाइल फोन को यूज करते हैं और एक अच्छे डिजिटल नागरिक बनते हैं। वो आज 83 करोड़ ऐसे डिजिटल नागरिक हो गए हैं। तो उन नागरिकों को वो डेस्टिनेशन चाहिए कि क्या क्या कर सकते हैं इस डिजिटल इंडिया के द्वारा। उस डिजिटल इंडिया के द्वारा जब हम उनको नए मौके, नए अपॉर्चुनिटीज, नई एम्पावरमेंट की अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तो ये बजट वो है कि उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे क्रिएट किया जाए। मैं 3-4 लाइनों में संक्षिप्त में आपको समझाना चाहूंगा जी कि दुनिया भर में 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो चल रहा है और इंडिया में जो डिजिटल इंडिया का रेवोल्यूशन चल रहा है, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और डिजिटल इंडिया का रेवोल्यूशन दोनों इकट्ठे समन्वित हो गए हैं। दे आर ऑल टुगेदर इन इंडिया। और इसके अंदर भारत ने एक डिफरेंट अप्रोच ली। ये हमारे साथ जो और पैनलिस्ट भी हैं ये भी इसके साथ इस पे जरूर चर्चा करेंगे। जी जो जो भारत की अप्रोच है वो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। कैसे डिजिटल पब्लिक गुड्स, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबको यूज कर सके, सब यूज कर सके, गवर्नमेंट भी, स्टार्टअप्स भी, सोसाइटी भी और बिजनेसेस भी उसको यूज कर सके। उसका एक अच्छा उदाहरण है UPI पेमेंट्स। इंडिया की पेमेंट्स किसी ने इमेजिन नहीं किया था आज से 5 साल पहले कि हम 460 करोड़ करीब 500 करोड़ ट्रांजैक्शंस एक महीने में किया करेंगे। जी और आज हम 500 करोड़ ट्रांजैक्शन तकरीबन एक महीने में करते हैं। और किस माध्यम से? UPI के माध्यम से। UPI एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटवर्क है, प्लेटफॉर्म है जिसको सबको यूज कर सकते हैं, सारे बैंक्स यूज कर सकते हैं। और ऐसे एक प्लेटफॉर्म की सक्सेस के बाद, आधार की सक्सेस के बाद आज क्या हुआ है कि जैसे मैं कह रहा हूं एक नए गियर में चला गया है डिजिटल इंडिया। उस नए गियर के अंदर जो नया स्किलिंग का एक स्टैक बनना है, ड्रोन्स के लिए एक नया एवोल्यूशन आनी है, हेल्थ के लिए एक रेवोल्यूशन जो कोविन से लेकर उसको आगे कैसे लेके जाना है, हर भारतीय को एक हेल्थ की ID दिए जाए ताकि किसी भी लैब में, किसी भी हॉस्पिटल में वो अगर अपनी अपनी जांच कराएं तो उनका सारा डेटा एक मोबाइल ऐप पर, जी क्लाउड पर सब कुछ रहे उनके पास, ताकि उनको एक किसी लैब या एक किसी अस्पताल के साथ सीमित ना रहना पड़े। जी अरविंद जी इंश्योरेंस के लिए तो ऐसी चीजें के एक नया इन्विजन किया है। और उसको ये डिजिटल इंडिया का जो बजट है, जिसको आपने डिजिटल इंडिया का बजट कह दिया है, जो बहुत जी अच्छी बात है,
वो एक नए गियर में ले जाता है। जी अभी अब अगर हम 5th गियर में थे तो मेरे को मानना चाहिए कि हम 6th गियर में चले गए। ये वो गाड़ी है जो 6th गियर में चली गई है। जी जी और वी आर इन अ फेज की एक पूरी अप्रोच, एक पूरा होलिस्टिक विजन डिजिटल इंडिया को दिया जा रहा है। जी कनेक्टिविटी, अफोर्डेबल जाहिर सी बात है। कनेक्टिविटी, फिर जाहिर उसकी सी रीच कैसे बढ़ाई जाए। जी दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सीएससी के प्रमुख हैं। इसमें गांव गांव में अगर जो लोग डिजिटली नहीं savvy हैं, जी उनको भी हाइब्रिड मोड में कैसे वो डिजिटल सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीएससी प्रोवाइड कर रहा है। जी अरविंद जी, आपके पास क्या मैं कहते अरविंद जी हैं, आपके पास आता हूं। अरविंद जी आपसे और भी मैं जानकारी हासिल करूंगा। एक लास्ट क्यों? पॉइंट क्या कि मैं छोड़ता हूं, जी ड्रोन्स के द्वारा आप कैसे एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी स्कैनिंग कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं। ये सब चीजों का सोच आई है। और ये जी दुनिया का एक ऐसा बजट है, मेरे को ये मान के अपनी बात को यहीं पर सीमित रखना है, कि जो एक इतना फ्यूचरिस्टिक बजट है, अच्छे अच्छे देशों में ऐसा फ्यूचरिस्टिक सोच और बजट नहीं प्रेजेंट किया जाता है। ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है, एक विजन स्टेटमेंट है डिजिटल। जी बिल्कुल। दिनेश जी, अगर मैं बात इस बजट की करूं तो इस बजट में तमाम चीज़ों की घोषणा की गई है और एक तरह से फोकस जो है कि कैसे देश में चाहे कृषि क्षेत्र हो या स्वास्थ्य क्षेत्र हो या बैंकिंग क्षेत्र हो, इवन हमारी करेंसी भी जो बात हम करें उसकी, तो उसका डिजिटलाइजेशन कैसे हो, इस पे एक खास तौर पे जोर दिया गया है। अगर मैं बात इस कोविड काल की करूं तो कोविड काल ने डिजिटल इंडिया क्यों जरूरी है, क्यों बात की जा रही है, इसका एहसास हम सबको कराया है। आप कैसे इस बदलाव को देख रहे हैं? 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस, क्या मायने हैं इसके? देखिए, जैसा अरविंद जी ने कहा कि डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम जो भारत सरकार का है और जो 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, वो थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू दी अदर फॉर्मेट्स, पुराने से भी अलग है। इसका एक सबसे बड़ा मकसद था कि लोगों की जिंदगी को कैसे हम सिंप्लीफाई कर पाएं और इंक्लूजन, जो डिजिटल इंक्लूजन बोलते हैं, कि हर एक आदमी चाहे वो कहीं भी रहता है, किसी भी जाति और परिवार का है, उसको वो सब सुविधाएं मिल सके जो दूसरे को मिलती हैं। जी तो डिजिटल इंक्लूजन, डिजिटल एम्पावरमेंट, ये इसका मकसद था। दैट इज हाउ इट इज स्टार्टेड और सारा फोकस उसी फॉर्मेट में है। तो इस बार का बजट भी उसी एजेंडा को आगे ले जाता है। एक्चुअली इज टेकिंग द सेम एजेंडा फॉरवर्ड और उसी एजेंडा को कराने के लिए कैसे हम एक फाइनेंशियली इंक्लूसिव सोसाइटी, डिजिटली इंक्लूसिव सोसाइटी, और जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, वो जी डिजिटल से बन सकता है। डिजिटल कैन एक्चुअली द प्रोसेस जो है उसको फास्ट कर सकता है, ताकि हम लोकल फॉर वोकल और जो हमारा जो मकसद है आत्मनिर्भर भारत का, वो संपूर्ण हो सके। आपने जो अभी बात की कि हम डिजिटल ब्रांचेस 75 डिस्ट्रिक्ट्स में डिजिटल शेड्यूल कमर्शियल बैंक को बोला गया है कि वो जी डिजिटल बैंक बनाएंगे, ब्रांच खोलेंगे। देखिए, हम अगर अपनी समस्याओं का देखें, हमारा देश बहुत बड़ा है, 6,50,000 के करीब गांव हैं, 2.5 लाख से ज्यादा पंचायत हैं, लेकिन आजादी के बाद आज तक सिर्फ गांव में सिर्फ 50,000 के करीब बैंक ब्रांचेस हैं। तो वो कभी भी पुराने ट्रेडिशनल मेथड से लोगों को बैंकिंग सर्विस उनके घर के पास नहीं मिल सकती थी। ये जो सोच है कि नहीं, हमें अब बैंक को हर गांव में एक्सेस पॉइंट क्रिएट करना है, और वो एक्सेस पॉइंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही होगा। जैसे यूपीआई अब बताया गया, जी और ऐसे ही आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है। उसने इतना रिवोल्यूशन किया है कि भारत सरकार ने जितनी 80,000 करोड़ का जितना ट्रांसफर किया, फंड ट्रांसफर किया, दैट मनी विच गेन टू डीबीटी, वो लोग कहाँ से विड्रॉ करते? बहुत लोग अभी बूढ़े हैं, ओल्ड हैं, इन्फर्म हैं, जा नहीं सकते। बैंक ब्रांच जाने के लिए 2 आदमी को साथ जाना पड़ता था। ये जो आरबी सिस्टम है, ये जो डिजिटल का जो सिस्टम है, ये उनको मदद करता है कि उनके घर में उनको हम बैंकिंग की सुविधाएं दे सकते हैं। और हम लोग करते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर आजकल ऑलमोस्ट, हमारा तो मकसद है कि मार्च तक हम हर गांव में कर दें, 6,50,000 गांव में एक एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर दें, ताकि लोगों को वो सब सुविधाएं मिल सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन का हमने बताया, ये पेंशन की स्कीम मिल सकती है, बैंक के अकाउंट्स और बैंक का मिल सकता है, लोन मिल सकते हैं इजीली टू ईच ऑफ द पीपल, जो शायद उनका कभी सपना नहीं होगा। बहुत सारे लोग तो जिंदगी में शायद बैंक नहीं गए होंगे। अब ये डिजिटल टेक्नोलॉजी से बैंक उनके पास जाएगा एंड क्रिएट द सेम वैल्यू प्रोपोर्शन फॉर देम। इसी तरह एजुकेशन का है। अभी बोला गया है कि एजुकेशन में कोविड के टाइम में बहुत फर्क पड़ा, और जी अच्छी एक बात यह है कि एजुकेशन में हमारे गांव में अभी परेशानी तो होती है, लेकिन जो अभी जो फोकस है, जो एक
one channel for one class will be great transformation. बहुत अच्छा होगा। तो अच्छे टीचर जो गांव में शायद मुश्किल होते हैं या अनेबल होते हैं, उनको आप शहरों के अच्छे टीचर्स की पढ़ाई उन बच्चों को एक्सेस करा सकते हैं। दैट इज व्हाट एजुकेशन होगा। और इसी तरह हेल्थ का है, अभी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा फोकस है। हमें पता है कि हमारे देश में गांव में अच्छे डॉक्टर नहीं होंगे, डॉक्टर की लिमिटेशंस है, और डॉक्टर का जैसा एजुकेशन सिस्टम है वो शायद गांव में जाके बहुत दिन नहीं रह पाए। तो हमें वो टेलीमेडिसिन, फॉर्चुनेटली सरकार ने टेलीमेडिसिन की गाइडलाइंस को अप्रूव किया कोविड के टाइम में जी। और अब टेली कंसल्टेशन है, ई संजीवनी लॉन्च किया है, बहुत अच्छा है। और अभी आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से गांव में बैठ के बात कर सकते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं जैसे कि आप उसके हॉस्पिटल में जाके बात कर सकते हैं। बहुतों ने काफी एक्सपीरियंस है, हम लोग करते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी सबका टेली कंसल्टेशन कराते हैं। कुछ डायग्नोस्टिक भी हो सकता है, कुछ जी, दवाइयां भी बिल्कुल, मिल सकती हैं। तो बिल्कुल। आप हर गांव में एक एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर रहे हो जहां बच्चों को एजुकेशन मिलती है, लोगों को अपने हेल्थ के लिए जो चाहिए दोबारा बिना तकलीफ के अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया जा जी। सकता है, और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को अपनी एक्टिविटी और बिजनेस बढ़ाने के लिए जो उनको चाहिए वो सब मिल सकता है। जी। तो डिजिटल इंडिया जो भारत सरकार का जो प्रोग्राम है ये कंटिन्यूएशन में है। जी, बिल्कुल बजट में दिनेश जी। एलोकेशन बढ़ जाता है, बिल्कुल, बट आई जाहिर थिंक जाहिर जो तौर पर एजेंडा है वो बिल्कुल ठीक है। जी, एजेंडा बिल्कुल। इज द सेम जी। कि हम गांव में लोगों के रहने के लिए उनकी लाइफ को कैसे जी, सिंप्लीफाई करें, दिनेश जी, और दिनेश इससे जी, बहुत अच्छा होगा। जी, दिनेश जी, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल भविष्य के भारत के हिसाब से आगे की 25 साल की प्लानिंग करके एक तरह से लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है कि कैसे डिजिटल इंडिया के जरिए जो बेहतर सुविधाएं आम लोगों तक को मिल सकती हैं वो उन तक पहुंचाई जाएं। उन्नत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा एक बात, क्योंकि बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा कि डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कही गई है। बात चाहे डिजिटल यूनिवर्सिटी की हो, ई विद्या की हो, कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में एक व्यापक परिवर्तन हमें देखने को मिला है, और शायद अगर डिजिटल इंडिया पे जोर नहीं दिया गया होता पहले तो कहना मुश्किल था कि कैसे लोगों की शिक्षा आगे बढ़ती। बच्चों को डिजिटल इंडिया से जुड़ते हुए देखा जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस पहल को? ये सबसे बड़ी बात हमें ये समझनी चाहिए कि चाइना ने दिया हुआ ये वुहान वायरस है, इसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक नई सोच दी है कि डिजिटल और तकनीकी अपग्रेडेशन को अपनाना पड़ेगा। सोचिए, अगर ये नहीं अपनाया होता तो क्या होता, सारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ होती। तो इस तरह से लोगों ने भी आम तौर पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को ना सिर्फ अपनाया, उनको व्यवहार में भी लाने का प्रयास किया। और आम जीवन में जो जो शिक्षा की व्यवस्था में, जैसे आज हम जूम के माध्यम से यहाँ जुड़े हुए हैं, उस तरह से कई ऐसे क्लासरूम्स ऐसे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हुए। अभी यही सोच को व्यवहार में उपयोग करने के लिए और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल लिटरेसी को भी बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की आवश्यकता थी। तो सरकार ने कुल मिला के, जो अरविंद जी ने बात कही 2015 से, और दिनेश जी ने भी बात कही कि कई तरह से गांव तक डिजिटल एफटीटीएच को पहुंचाने का प्रयास हुआ है। ये सारे प्रयासों को आने वाले 25 साल के विजन के साथ कनेक्ट करते हुए ये बजट दिया है। ई विद्या का जो वन स्टूडेंट वन क्लास वन चैनल की जो बात कही गई है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सभी छात्र अंग्रेजी या हिंदी नहीं जानता है। मातृभाषा में शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए वन क्लास वन चैनल, ये बहुत बड़ा कदम है सरकार का। और आज शिक्षकों की गुणवत्ता को भी अगर हम हर जगह पर सही मात्रा में उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो ये एक बड़ा जरिया है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा को भी हर गांव तक, हर क्लासरूम तक पहुंचाने का एक प्रयास है जी। तो कुल मिला के ये 2015 से लेकर 2022 तक सरकार ने विभिन्न योजनाएं लागू की, चाहे वो बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए हो, चाहे वो डिजिटल माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए हो, आधार को बैंकिंग सेवा और पान कार्ड से कनेक्ट करने की बात हो। ये सारी योजनाओं को सम्मिलित करते हुए आगामी 25 वर्ष तक, जो 75वें साल से शताब्दी
वर्ष तक भारत को कैसे ग्रो करना जी। चाहिए, ऐसा एक निर्मल विजन प्रस्तुत करता हुआ बजट हमारे वित्त मंत्री उन्नत निर्मला जी, सीतारामन ने बिल्कुल दिया है। उन्नत जी, ये बाकी मेरा सारी मानना है। बात से आपसे मैं सहमत हूं, सिर्फ एक बात से, जो आपने शुरू में बोला चीनी वायरस या वुहान वायरस, इसको आपने जो बोला उससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि इससे पूरी दुनिया ही प्रभावित हुई है। ये अलग किस्म की अपनी एक शुरुआत जहां से हुई वहां वो मैं तो वो शुरुआत एक अलग राजनीति हो जाएगी। मैं उस पर जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ डिजिटल ठीक इंडिया की ठीक बात करना चाहता हूं, क्योंकि ठीक है डिजिटल ठीक इंडिया से ही भारत मजबूत मजबूत होगा। इसीलिए मैं निश्चित डिजिटल इंडिया पे ही निश्चित रूप फोकस से रखना मैं चाहता सहमत हूं। हूं आपकी बात जी, से। अरविंद जी, भविष्य के 25 साल का भारत टेक्नोलॉजी आधारित, डिजिटल आधारित बने, इस पे फोकस शुरू से रहा है। मैं केवल इस बजट की बात नहीं कह रहा हूं। अगर हम कोरोना संक्रमण से पहले की स्थिति को भी देखें, 14 के बाद सरकार ने बहुत तेजी के साथ डिजिटल इंडिया पे जोर देना शुरू करा। बैंकिंग प्रणाली को जिस तरह से जोड़ा गया है और गांव आम आदमी जिस तरह से जुड़ा है, आप कैसे देख रहे हैं भविष्य के भारत की उस तस्वीर को? आपने खेती की बात की, डिजिटल इंडिया की बात वहां भी हो रही है। देखिए 25 साल एक डिजिटल दुनिया में बहुत बड़ा मायना रखता है, बहुत ज्यादा मायना रखता है, बहुत लंबा अरसा है, बट उसके लिए विजन होना बहुत जरूरी है। जी, उसके लिए जो राइट फंडामेंटल्स फाउंडेशंस होनी बहुत जरूरी है। एक हम सोचें कि सडनली 3-4 साल में 5 साल में कुछ बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला देंगे, ऐसा नहीं। उस रेवोल्यूशन को लाने के लिए, उस एक 25 साल की एक विजन को अचीव करने के लिए भारत में क्या चीज, हमारे पास कंज्यूमर है, आज डिजिटाइज कंज्यूमर है, हम सब टेक्नोलॉजी बना रहे हैं बैंकिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, एजुकेशन के अंदर, स्किलिंग के अंदर, डिफेंस के अंदर, सारे क्षेत्रों में हमारा हमारा काम चल रहा है, गवर्नमेंट के अंदर, डीबीटी के अंदर। अब जरूरत और क्या क्या चीजों की थी, जिसके लिए बजट एक बहुत फॉरवर्ड लुकिंग बजट। और मैंने ये बजट के बारे में हरदम कहा है कि ये बजट सिर्फ एक आंकड़े नहीं देने के लिए बजट है कि 14,000 करोड़ मेटी को दे दिया। एक अब बजट, हमारा बजट जो है एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी बन गया है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी बन गया है। इसके अंदर अगर आप देखें छोटी छोटी चीजें 5G के ऊपर, कि भारत कैसे इसके अंदर एक लीडरशिप रोल प्ले कर सकता है। आगे की जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगी उसके अंदर हम अपनी चिप्स बनाएं। जी, उसके लिए आपने देखा एक नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च कर दिया गया है। उसके लिए एक अच्छा सा बजट में प्रावधान किया गया है कि कोलैबोरेशन के साथ मिलकर भारत में ही चिप्स बने। अब ये एक फ्यूचरिस्टिक विजन है। जब चिप्स कंट्री में बनने लगते हैं, एक हमारी सेल्फ रिलायंस, जो आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया के लिए जरूरत है। आज भी हम चिप इंपोर्ट करते हैं, छोटे से फोन से लेकर स्मार्ट वॉच, कंप्यूटर के अंदर सारी चिप्स हमारी बाहर से आती जी, है। हल्के हल्के करके हमें ये चिप्स सेमीकंडक्टर्स इंडिया में बनानी है, जी, मदरबोर्ड्स इसीलिए इंडिया में फोकस बनानी चिप है। आधारित ये पूरा जिसे कहना ई चाहिए आपके पासपोर्ट पे भी फोन दिया के, गया है बजट में। और उसके लिए नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया है। एक पीएलआई स्कीम्स लॉन्च करी गई है हार्डवेयर के लिए, ड्रोन्स के लिए। तो ये फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, और इससे क्या है, जो भारत की जो आत्मनिर्भरता है और एक लीडरशिप है ग्लोबली, नीचे सेमी हार्डवेयर से एक लेकर एक ऑपरेटिंग महत्वपूर्ण सवाल सिस्टम से और है लेकर। मेरे पास, दिनेश जी, मैं इसका उत्तर आपसे चाहता हूं। क्रिप्टो करेंसी की बात होती है, डिजिटल करेंसी की हम बात कर रहे हैं, बजट में डिजिटल करेंसी की बात कही गई है। इन दोनों मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो क्रिप्टो करेंसी का इशू जो है वो तो एक कमेटी एग्जामिन कर रही है, एंड देन फाइनली दे विल टेक ए कॉल। और अभी तो सिर्फ टैक्स लगाया गया है, उसका लीगल टेंडर है या व्हाट फॉर्मेट इट विल बी, व्हाट रेगुलेशन विल बी, दैट इज स्टिल टू, वो अभी डिसाइड किया जाना है। सरकार में इंटरनल डिस्कशंस हैं एंड दे विल टेक ए फाइनल कॉल ऑन इट। जहाँ तक डिजिटल करेंसी का है, वो तो फिजिकल करेंसी को रिप्लेस करेगा। जो हम अभी फिजिकल, हमारा जो लीगल टेंडर होता है, जो रुपीस हैं, उसको हम डिजिटल करेंसी के रूप में यूज कर सकते हैं। उससे बहुत फायदे होंगे, रिवोल्यूशनरी है, बहुत रिवोल्यूशनरी है, एंड इट बी फिनोमिनल, क्योंकि अभी भी हमारा जो करेंसी प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और उसका हैंडलिंग में जितना खर्चा होता है वो बहुत फिनोमिनल है। जी, डिजिटल करेंसी विल एक्चुअली रिड्यूस सब्सटेंशियली द कॉस्ट ऑफ इशूइंग करेंसी, तो काफी फर्क पड़ेगा और लोगों की आदत ठीक होगी। कुछ एप्रीहेंशंस हैं लोगों की कि उसमें ट्रेल तो नहीं होगा, उसमें किसी का डिटेल्स पता तो नहीं होगा। ऑल दैट कैन बी एड्रेस, वो सब जी, जाहिर सी आई बात थिंक है, सुरक्षा व्हेन का द सवाल भी आता है प्रोग्राम इसके साथ। स्टार्टेड, जी, वो सब इश्यूज जो हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो सब एड्रेस की जाएंगी। बट डिजिटल करेंसी पर से इज वेरी रिवोल्यूशनरी। आई थिंक फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड प्रॉब्ली इंडिया हैज टेकन ए लीप, और भारत में ऐसा हो रहा है, शायद कहीं अभी तक हमारे हिसाब से तो नहीं हुआ है,
कि आप फिजिकल करेंसी को डिजिटल करेंसी के माध्यम की रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बजट में बहुत ही डिजिटल करेंसी की रिवोल्यूशनरी बात है, एक बहुत महत्वपूर्ण है। जी ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, सिस्टम बहुत एफिशिएंट होगा और कॉस्ट तो कम होगी। तो जी ये चीजें जैसा कि बताया, ये चीजें बहुत लॉन्ग टर्म है एंड सम आर इवॉल्विंग, और जी जैसे जैसे हमारा देश बिल्कुल बिल्कुल। आगे आप दिनेश बढ़ेगा, जी, हमारी एक सवाल लर्निंग्स मेरा और होंगी है आपसे, एंड वी एक विल ट्राई सवाल एंड डू दैट। दिनेश जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि पोस्ट ऑफिस अब पूरी तरह डिजिटल होंगे, इस बात की भी घोषणा इस बजट में की गई है। इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए, पोस्ट ऑफिस सब लोग जानते हैं कि पोस्टल की जो क्रेडिबिलिटी है, जो पोस्टमैन की क्रेडिबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। सब लोग गांव में शायद पोस्टमैन को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। तो पोस्टमैन कैन बी ए ग्रेट इंस्ट्रूमेंट फॉर चेंज, मतलब बदलाव का बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। और वो बदलाव के लिए ही सरकार ने कहा है कि अब पोस्ट के पास पेमेंट बैंक है, और वो पेमेंट बैंक से कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, और उनको कोर बैंकिंग सोल्यूशन में लाने का है कि उसको इंटरऑपरेबल और लैंडिंग के लिए यूज किया जाएगा। बाकी जो अभी डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं, वो तो पेमेंट बैंक से हो जाती हैं, जी लेकिन जो लैंडिंग वाला रूट है, जो कि लोगों को छोटा छोटा लोन चाहिए या कुछ और मदद चाहिए, वो पोस्टल बैंक नहीं कर सकता है। व्हेन इट कम्स टू कोर बैंकिंग सोल्यूशन, सारा सिस्टम अगर 1,18,000 तो ईडीपीओस हैं, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस हैं, 25,000 उनके अर्बन एरियाज में है पोस्ट ऑफिस हैं। वंस दे गेट इनटू द सेम सिस्टम, एक सिस्टम में जब आ जाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जो लोगों का पुराना पोस्टल के पास विश्वास था, वो अब सब काम करेगा उन लोगों की मदद करने के लिए। हम लोगों ने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ भी पोस्टल डिपार्टमेंट से इंटीग्रेट किया है, तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो सीएससी की सारी सर्विस भी वहां मिल सकती हैं। पैन कार्ड हो सकता है, आधार का अपडेट हो सकता है, ऑल दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड, पासपोर्ट की एप्लीकेशन भरी जा सकती है। तो वो एक दूसरा जरिया होगा लोगों की मदद करने के लिए कि लोग अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में या पोस्टमैन लोगों के घर जाकर के वो सेवाएं प्रदान कर सके जो लोगों को जनरली जी चाहिए इन एवरीडे लाइफ। जी अरविंद जी, एक एक महत्वपूर्ण मुद्दा 5G का है। जाहिर तौर पे कनेक्टिविटी का सवाल है। हम जब डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी का सवाल भी आता है। डिजिटल इंडिया सुरक्षित भी हो, इसका मुद्दा भी आता है। इसको आप कैसे देखते हैं? जब तक हमारे पास पूरा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर और सबका कंट्रोल नहीं होगा, 5G के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स जो यूज होते हैं, पूरा आप समझिए आपके फोन से लेकर, एक सरल भाषा में, आपके फोन से लेकर उसकी चिप, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका जो टावर है, और जहां तक वो नेटवर्क पे कनेक्ट करता है, ये पूरे को सिक्योर करने के लिए, 5G की पूरी सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए ये इस बार सोच की गई है कि ये जितना मेक इन इंडिया बने, हम अपने अंदर इसको इंडिया के अंदर भी बनाएं, और डेमोक्रेटिक लाइक माइंडेड पार्टनर के साथ ही सिर्फ कोलैबोरेट करें, जो करें कोलैबोरेट, अगर इंडिया के बाहर भी कोलैबोरेट करें तो ये सोच रही है, और ये बहुत जरूरी सोच है। आगे चलकर हमको जब डिजिटल इंडिया को हमको और प्रोत्साहन देना है, तो जितनी रिसर्च और डेवलपमेंट हार्डवेयर इंडिया में बनेगा, उसका हमको उसका फायदा होगा, और हम अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल कर पाएंगे, ना कि किसी के ऊपर हम निर्भर हैं। जी उन्नत जी, आपकी आखिरी टिप्पणी, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे दूसरा को? देखिए, 5G बैंडविड्थ को अपनाना ये एक समय की मांग है, लेकिन दुनिया आज वेब 2.0 से वेब 3.0 पर जा रही है। तो आने वाले समय में सारे ही इस प्रकार के ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड में होंगे, जैसे कि NFT, नॉन फंजिबल टोकन्स। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा बौद्धिक संपदा है, कॉपीराइट उस पर है, और इन चीजों को हम वैश्विक रूप से भी लागू कर सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग जो आज डिजिटल मोड में अगर वो उपलब्ध है, तो उसका ऑक्शन भी हम कर सकते हैं, और यहाँ बिहार के कारीगर को मधुबनी पेंटिंग का वैश्विक दाम मिले, ये भी डिजिटल क्रांति के माध्यम से संभव हो सकता है। तो इस तरह से हमें चीजों को आने वाले 25 साल में कैसे अपनाना होगा, इस माध्यम से देखते हुए यहाँ पर सरकार नए नए कदम उठा रही है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आने वाले समय में भारत को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दिनेश जी, चलते चलते एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, क्योंकि आम आदमी से सीधे सीधे डिजिटल इंडिया जुड़ा हुआ है। तमाम सेवाओं के जरिए डिजिटल इंडिया जुड़ रहा है, आम आदमी तक पहुंच रहा है, अलग अलग सेवाएं पहुंच रही हैं आम आदमी तक। आम आदमी के लिहाज से
आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पहले लगता था कि कैसे डिजिटल करेंसी की हम बात करने लग गए हैं, लोग पहले झिझकते थे कोई भी सेवा यूज करने में, सुरक्षा का एक बड़ा सवाल आता था इसमें। देखिए, जो दिनेश जी ने ये बात कही थी कि आज भी पोस्टल सेवा के प्रति व्यक्ति का बहुत भारत की जनता संवेदनशील जनता है। आज भी पोस्टमैन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से देखा जाता है। उनके द्वारा आम आदमी के लिए, जैसे गांव में एफटीटीएच पहुंचा है, लेकिन वहां एफटीटीएच पहुंचने के बाद उसका संसाधनों का कैसे इस्तेमाल हो सके, जैसे इंश्योरेंस गांव तक पहुंचाना है, हर व्यक्ति अपने आप को इंश्योर करे, इंश्योरेंस ले और उसका प्रीमियम भरे, तो ये संभव हो पाएगा जी। छोटे छोटे संसाधन जो जैसे रिटायरमेंट का पेंशन जमा हुआ है नहीं हुआ है, ये चेक करना है, पेंशन विड्रॉ करना है, तो गांव में घर में रहने वाला जो भी आम व्यक्ति है उसके घर में जाके पोस्टमैन दे सकता है, जाहिर तौर और पे, या फिर गांव की पोस्ट ऑफिस से वो अपना पेंशन निकाल सकता है। जाहिर तौर पे तो ये छोटी छोटी सेवाएं हैं जो उन्हें अपने ही स्थान पर डिजिटल क्रांति होने से मिल पाएगी। जी बिल्कुल, और हम डिजिटल क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। जब बात चाहे कृषि की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, रक्षा की हो, परिवहन की हो, चाहे कोई भी सेवा हो, अब वो डिजिटल इंडिया से सीधे सीधे जुड़ रही है, और देश का आम आदमी जो है वो भी डिजिटल इंडिया की जो सेवाएं हैं उससे जुड़ रहा है, उसका लाभ उठा रहा है। और इस बार के बजट में भविष्य के भारत की, डिजिटल भारत की एक तस्वीर है। आप तीनों ने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।